Vidyadeep Eduverse, the universe of knowledge, where learning knows no bounds. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यादीप एडवर्स पर। दोस्तों, आज से हम अपना जो ज्योग्राफी का विषय है उसको शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा कि हम ज्योग्राफी को किस हिसाब से पढ़ेंगे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तो आज का अपना पूरा लेक्चर रहेगा वो एक ज्योग्राफी के ओवरव्यू से रिलेटेड रहेगा। आज हम पूरे ज्योग्राफी विषय को समझते हुए चलेंगे कि हमें पढ़ना क्या है और किस अप्रोच से पढ़ना है और हम क्या क्या उसमें कवर करते चलेंगे। हम जो ज्योग्राफी के लेक्चर में जो कवर करेंगे वो रहेगा अपना एसएससी का सिलेबस, पीसीएस का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस। साथ ही हमारी जो अभी फ़िलहाल जो क्लासेस चलेंगी उसमें लगभग 60 से 65% अपना सिलेबस कवर होगा नेट जेआरएफ का। दूसरी बात, हिस्ट्री में आप नीलेश सर से पढ़ ही रहे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका आप लोगों ने देख ही लिया। बाकी जो पहली मैंने क्लास ली थी हिस्ट्री की, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था ओवरव्यू क्लास में कि जो हमारे पढ़ने पढ़ाने का तरीका रहेगा उसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। एक बात और, जैसे ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें आएंगी उसमें क्या है कि लगभग 90% तो मैं तुम्हें थ्योरी से समझा दूंगा सब कुछ। 10% ऐसा रहेगा कि तुम्हें मतलब सभी को एक बार थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तुम सभी को एक बार एफर्ट लगाना पड़ेगा कि थोड़ा सा उसको थोड़ा रिवाइज़ करो, बार-बार रिवाइज़ करो, तभी क्या है ना उसको तुम रिकॉल कर पाओगे जब एग्ज़ाम आएगा उस टाइम पे। क्या है कि काफ़ी चीज़ें नहीं पढ़ते चलोगे जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो अभी तक आप लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होगी या पढ़ी भी नहीं होगी। तो ऐसी जो चीज़ें आएँगी उनके लिए तो सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि एक बार आप लोग सब उसको रिवाइज़ करते चलो। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि कोई भी ऐसा बर्डन ना आए कि तुम्हें कोई भी चीज़ रटनी पड़े। जैसे नीलेश सर कोई भी चीज़ रटने के लिए नहीं बोलते, ऐसे ही हमारा जो पूरा जो भी इस पर कोर्स चलेगा, जो भी सब्जेक्ट चलेंगे, लगभग हम सारे सब्जेक्ट को कवर करते चलेंगे। उसमें किसी भी सब्जेक्ट में ये नहीं रहेगा कि हम कोई भी ऐसा हो कि आप लोग उस चीज़ पर एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप रट रहे हो। ऐसा कुछ नहीं रहने वाला, बिल्कुल सिंपल वे में समझाएँगे। एक स्टूडेंट की जो अंदर जो रहती है कि पढ़ाई में कि मैं इसको कैसे याद करूं या कैसे समझूं, वो सब हम भली भांति जानते हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे कि वो जो मुश्किलें जो हमने फेस की वो मुश्किलें आपके सामने ना आए। ठीक है दोस्तों, आज हम अपना जो ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसका ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। विद्यादीप एडवर्स पर बने रहो। और एक बात और है, आप लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है चैनल पर। ठीक है दोस्तों, चलो अब ज्योग्राफी पे आ जाते हैं कि ज्योग्राफी में हमें क्या शुरू करना है और कैसे पढ़ते हुए चलना है, क्या हमारी अप्रोच रहेगी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी दोस्तों, सबसे पहले तो एक बार हल्की सी एक डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन एक फॉर्मेलिटी है, इससे कोई किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते। एकेडमिक लेवल को छोड़ दें, कि एकेडमिक लेवल में तो पूछ ही लेते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का स्कोप क्या है, उसको छोड़ दिया जाए तो जो वन डे एग्जाम्स होते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते नहीं है। बट एक बार देख लेते हैं। इसका देखें तो भूगोल, हिंदी में इसका अर्थ है भूगोल। जो ये भूगोल है, इसमें भू भू यानी कि जो अपनी अर्थ है, इसके बारे में बात हो रही है। अर्थ, ग्राफी मीन्स अध्ययन, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, ये भूगोल कहलाता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है। हमें डेफिनेशन में नहीं जाना, हमें हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। हमें देखना है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते कहाँ से। तो हम अपनी ज्योग्राफी को कुछ सेगमेंट में डिवाइड करते हुए चलेंगे कि हमें कौन सा सेगमेंट सबसे पहले पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ने के बाद में उससे लिंक बना के हम दूसरा सेगमेंट पढ़ सकते हैं। और जैसे जो इसका डिवीज़न किया है ज्योग्राफी का हमने अपनी सहूलियत के लिए, वो 5 भागों में कर रखा है। 5 भाग में पहला फिजिकल ज्योग्राफी, फिर क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड टूर। अभी बार देखते हुए चलेंगे, वर्ल्ड टूर करवाएंगे, वर्चुअली करवा देंगे, वैसे नहीं तो फिजिकली नहीं हो पा रहा, वर्चुअली हो जाएगा। तो फिजिकल सबसे पहले आ जाते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी भी बोल देते हैं हम। जियोमॉर्फोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान। इसके तहत हम देखते चलेंगे कि जो पृथ्वी के स्थल स्वरूप पर जो हमें आकृतियाँ दिखती है, उनका जो निर्माण हुआ, निर्माण की प्रक्रिया हुई, वो कैसे हुई, साथ में उसका ह्यूमन के साथ में क्या इंटरेक्शन है, ये सब कुछ हम देखते हुए चलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में।
यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी में। दूसरा हमारा जो रहेगा सेगमेंट वो रहेगा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या करेंगे, हमारे जो वायुमंडल में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं या हो रहे हैं, या जैसे बोले कि जो हमारे दिन प्रतिदिन जो हम घटनाएँ जो अपने वायुमंडल में घटनाएँ देखते हैं, वो किस वजह से, यानी कि उसका कारण क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे कि जो हमारे आस-पास में जो घटनाएँ घट रही है, वो घट क्यों रही है? उसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो साइंटिफिक टेम्परामेंट भी देखेंगे कि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। बाकी जो अपना ज्योग्राफी का एंगल है वो ज़रूर रखेंगे कि ज्योग्राफी, क्योंकि हमें साइंस जो इसका जो बैकग्राउंड है उसकी हल्की साइंस देखनी है, पर प्योर बिल्कुल पूरी तरीके से हम ये नहीं करेंगे कि हम पूरी तरीके से साइंस में एंटर कर जाएँ। हम बस सिर्फ साइंस को उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए हमारे सब्जेक्ट को, यानी कि हमारा जो सेगमेंट है क्लाइमेटोलॉजी, उसको समझने में जितनी ज़रूरत रहेगी उतना हम पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी उसके अलावा सब कुछ स्किप करेंगे। बाकी आपने ज्योग्राफी के एंगल से आगे बढ़ते हुए आगे निकल लेंगे। उसके अलावा फिर हम ओशनोलॉजी देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में आएँगे, फिर हम सबसे लास्ट में वर्ल्ड टूर करेंगे। अब एक बार ये देख लेते हैं कि जो ये चीज़ें करेंगे हम इनमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। ये सब चीज़ मैंने वैसे ओवरऑल बता दी। बाकी एक बार वैसे भी दिखा देता हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या इन चीज़ों में। तो सबसे पहले बात की जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी, जो अपनी ये फिजिकल ज्योग्राफी है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे। जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का जो सेगमेंट रहेगा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते चलेंगे, उसकी जो शुरुआत रहेगी, वो रहेगी हमारी सबसे पहले जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हुए चलेंगे। इसमें भी हम 4 मत देखेंगे कि हम कैसे वैज्ञानिकों ने जो अपनी अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताया कि जो ये अर्थ है, जो अंदर जब इसके अंदर की तरफ जाते हैं, तो हमें 3 लेयर दिखती है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, वो क्रस्ट होती है। उसके बाद में उन्होंने जो लेयर दूसरी परत जो बताई, उसको नाम दिया गया मैंटल। जो तीसरी जो सबसे इनर में है, उसको नाम दिया गया कोर। फर्दर इनको भी डिवाइड करते हैं। बाकी इनके अंदर जो डिसकंटिन्यूटी होती है, उनको भी देखते चलेंगे कि किस प्रकार से। बाकी पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। बाकी यहाँ से शुरुआत करने का एक रीज़न भी है कि हम यहाँ से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं। हम इनमें से कोई और चैप्टर क्यों नहीं उठा लेते, हम रॉक्स क्यों नहीं उठा लेते, प्लेट टेक्टोनिक क्यों नहीं उठा लेते, या इसके अलावा कोई भी फर्दर जो भी दिख रहा है उनमें से। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो बिना ये जाने तुम ये कैसे बताओगे कि प्लेट मूवमेंट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, जो रॉक्स वगैरह बन रही है वो कैसे बन रही है। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में फिर कैसे बताओगे कि जो प्लेटों का जो संचलन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। यानी कि जब बोलेंगे कि प्लेटों का संचलन दुर्बल मंडल के ऊपर, यानी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हो रहा है, तो फिर तुम कनेक्ट कैसे कर पाओगे। फिर यही दिमाग में आएगा, यार एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल कहाँ से आ गया। तो एक बार पहले ही पढ़ते हुए चलेंगे कि इंटीरियर स्ट्रक्चर के दौरान कि जो भी रहेगा इसके पृथ्वी के अंदर, वो सब कुछ हम एक बार डिटेलिंग कर लेंगे। उसके बाद में जब आगे के जो भी होंगे इंटरकनेक्ट हो जाएंगे आपस में, कि इंटीरियर स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने के बाद में हम प्लेट मूवमेंट पढ़ लेंगे, रॉक्स पढ़ लेंगे, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ लेंगे, अर्थक्वेक पढ़ लेंगे, वोल्केनिज्म पढ़ लेंगे, सुनामी पढ़ लेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ लेंगे। ये हमने सबसे लास्ट में रखा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो वेगनर का सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसका भी रीज़न है, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह पढ़ लेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह या प्लेट मूवमेंट दोनों हम पढ़ लेंगे, तो इसमें ज़्यादा एफर्ट डालना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ 5 मिनट का ही टॉपिक बचेगा अगर ये सब कुछ पढ़ लोगे। ये बस सिर्फ मुझे ये समझाना है कि पहले कैसे पैंजिया था, पैंथेलासा था, और किस हिसाब से इनका विभाजन हो, मतलब कि ये विखंडन हो रहा है इनका। बस ये सब कुछ बताते हुए जैसे ही चलेंगे, अपना ये जो फिजिकल ज्योग्राफी का है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। इतना सही है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कभी सोच रहे हो कि अभी ख़त्म हो गया है। बस बताया है कि हम ये चीज़ें पढ़ते चलेंगे। इसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा वो हमारा रहेगा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम देख लेते हैं कि हम पढ़ते हुए क्या चलेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी के। सबसे पहले तो यही देखेंगे मौसम होता क्या है। इसके बाद में देखेंगे कि जलवायु क्या होती है। फिर जो मौसम में परिवर्तन होते हैं तो होते क्यों हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है या सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण कर रही है, उससे हमारे जो पृथ्वी के वातावरण पर किस प्रकार से चेंजमेंट आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत ये आ जाएंगे कि जो ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है वो कैसे होता है। तो ये सब कुछ आ जाएगा क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत। फिर देखेंगे हम इंसोलेशन और हीट बजट मेनली, जैसे मैं तो यही बोलूँगा, जैसे ये इनमें से काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगर एसएससी वाले बच्चे ना भी पढ़े तो उनके क्वेश्चन रुकेंगे नहीं पढ़ने के बाद में। इस कोर्स में हम लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चल रहे हैं।
तो अब ये नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम्स में कोई टॉपिक नहीं आता, तो उस टॉपिक को हम छोड़ के चलें। क्योंकि क्या है ना, अगर ये टॉपिक अगर हम छोड़ के चलेंगे, तो जो आगे का लिंकिंग रहेगा, वो गड़बड़ा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई बात नहीं, ये आपके एसएससी में बाई चांस इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हों। बाकी तो और एग्ज़ाम्स हैं जिनमें यहाँ से क्वेश्चन्स बनते हैं, तो हम उनका भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो हीट बजट, बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे, आप भी देखना। ये नहीं है कि एसएससी में नहीं आ रहा तो आप देखोगे नहीं। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने ज़रूरी है। आप अगर ये चीज़ें जैसे क्लाइमेटोलॉजी में से बहुत काफ़ी कम क्वेश्चंस है जो आप अपने एग्ज़ाम्स में देखोगे। बट क्या है, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद में अगर आपकी कहीं पोस्टिंग होती है और आपको वहाँ के वातावरण के बारे में नहीं पता, तो अब आप खुद सोचो कि आप क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। तो कम से कम इतना तो रहे कि हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत का क्लाइमेट तो हमें समझ में आ जाए कि भारत का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। अब जो भारत का क्लाइमेट जब हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अब उसमें हम ये नहीं है कि हम सारी वर्षा कैसे हो रही है वो सब कुछ पढ़ते चलेंगे। उसमें तो हम सीधे ही हम क्या करते चलेंगे कि प्रेसिपिटेशन वाला चैप्टर हम यहाँ से कवर कर लेंगे। वहाँ पे तो सिर्फ हमें बताना है कि भारत में वर्षा जो हो रही है वो कौन सी वर्षा हो रही है। भारत में मेनली जो वर्षा होती है मानसूनी वर्षा होती है। जो मानसूनी वर्षा का है वो फिनोमिना अलग है। तो ये सब कुछ हम देखते हुए चलेंगे। बाकी एक बार मैं आप लोगों को एक बार ये बता ही देता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे इंसोलेशन पढ़ेंगे, हीट बजट पढ़ेंगे, इसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सर्कुलेशन पढ़ेंगे, विंड सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ यहीं पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट कि आज तक यही सोचते आए होंगे कि यार जो हवा है वो हवा चलती कैसे है, कि किसी ने कोई पंखा इतना बड़ा पंखा तो नहीं लगा रखा है कहीं पे कि पंखे से ही हवा आ रही हो। लेकिन कुछ एक जब हम छोटे थे तो मन में तो ख्याल आते ही थे कि जो हवा है वो हवा चल कहाँ से रही है। तो ये सब कुछ हम देखते हुए चलेंगे जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सर्कुलेशन, विंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि जो हवा का मूवमेंट है वो कहाँ से होता है, कौन सी दिशा से हो रहा है, और उसकी जो रफ्तार है, उसके जो रफ्तार की जो गति है या जो उसकी दिशा है, कौन-कौन से फैक्टर है जो इनको डिसाइड करता है। ये सब कुछ हम देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा हमने अभी बात की थी वर्षण देखते हुए, प्रेसिपिटेशन देखते हुए चलेंगे, साइक्लोन, चक्रवात देखेंगे। चक्रवात के जो भी प्रकार हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल, या फिर उसके बाद में फ्रंटल वातागर चक्रवात है। ये सब कुछ हम देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा फिर जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा, जो क्लाइमेटोलॉजी का नेक्स्ट, या बोल दो कि जो सबसे लास्ट वाला अंतिम जो सेगमेंट रहेगा वो रहेगा हमारा जेट स्ट्रीम। देखेंगे कि जेट स्ट्रीम भी क्या बला है। तो हम लगभग इन सभी को अपने कोर्स के दौरान डिटेलिंग से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। ये याद रख लेना, हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिटेलिंग से, ऐसे ऊपर से या हवाई वाली बातें करते हुए नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि क्या है, मेनली इसमें जो टारगेट है जो इस कोर्स का है वो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इसमें नेट जीआरएफ का भी है। तो जो नेट जीआरएफ है उसमें भी अच्छे खासे डीपली क्वेश्चंस आते हैं। अभी नेक्स्ट जो स्लाइड्स आएंगी उनमें मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये मत सोचना कि जो ये क्वेश्चन आ रहा है कि नेट जीआरएफ में, ठीक है, उनको भी मैं दिखाऊंगा कि आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें उन क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता है, उनको भी दिखाऊंगा। बाकी एक बार अगली जो स्लाइड है वो देख लेते हैं कि हम ओशनोलॉजी में क्या है, ओशनोग्राफी या ओशनोलॉजी में हम क्या पढ़ते चलेंगे। जो ओशनोलॉजी में है वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हीट बजट। जैसे हीट बजट हमने क्लाइमेट का यानी कि अपने एटमॉस्फेयर का देखा था, उसी तरीके से हम हीट बजट ओशन का देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा ओशंस टेम्परेचर एंड सैलिनिटी देखेंगे, फिर ओशनिक करंट देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके लिए एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी और नेट जीआरएफ, यानी कि तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर इनमें से देखा जाए कि जो सभी में इम्पोर्टेंट हो, वो टॉपिक बनता है ओशनिक करंट। हीट बजट ऑफ ओशन ठीक है, पढ़ लेंगे हम सब कुछ और टेम्परेचर और सैलिनिटी के बारे में बात करेंगे। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट या मतलब कि फुल डिटेलिंग से जिसको देखते हुए चलेंगे वो रहेगा हमारा ओशनिक करंट। उसके अलावा हम ज्वार भाटा जो टाइड्स वगैरह हैं उनको भी देखते हुए चलेंगे, छोटा सा टॉपिक है, देख लेंगे एक बार। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, जिसमें से हर एग्ज़ाम्स में मेनली तो अभी फ़िलहाल मैं जिसका नाम लूँगा वो है एसएससी। क्योंकि एसएससी में इंडियन ज्योग्राफी से बाहर रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इन्हीं के लिए रहेगा कि जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एसएससी में फिर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई पुलिस की कर रहे हो, जीडी लेवल की कर रहे हो या सीजीएल लेवल की कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि एसएससी की आप कौन सी तैयारी कर रहे हो। बस मैटर ये करता है कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किस एग्ज़ाम्स की तैयारी। उसी के अकॉर्डिंग मैं वैसे जैसे ही हम आगे पढ़ते चलेंगे तो मैं ये बताता भी चलूँगा कि देखो ये एसएससी के लिए सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर नहीं रहेगा ना, मैं
खुल के बोल दूँगा कि ये नहीं है, अगर आप ना भी देखना चाहोगे तो मत देखो। एग्ज़ाम्स केवल एग्ज़ाम्स ही फ़ोकस है तो मत देखो। हाँ, ये रहे कि नहीं यार मुझे थोड़ा-सा समझना भी है कि ये चीज़ होती कैसे है, फिर आप देखना भले ही। तो ये रहेगा कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी में जो हम बात कर रहे हैं, उसमें उसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन्स आते हैं वो है एसएससी। फिर उसके बाद में जो पीसीएस, अच्छे खासे क्वेश्चन्स आते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। मेनली फ़ोकस इंडियन ज्योग्राफी पे रखते हैं। फिर हम जो देखते चलेंगे नेट जेआरएफ, उसके बाद में हम नेट जेआरएफ को ले रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे एसएससी ले रहे हैं, फिर पीसीएस ले रहे हैं, फिर नेट जेआरएफ ले रहे हैं। यूपीएससी का अभी तक का जो ट्रेंड था, अभी तक का जो ट्रेंड रहा उसमें ये रहा कि यूपीएससी ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ नहीं रही थी। बट हालिया 1-2 साल से क्या हो रहा है कि ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आने लग रहे हैं। तो अब ये नहीं बोल सकते कि यूपीएससी में क्वेश्चंस नहीं आते। पहले एक टाइम पीरियड चल रहा था, अभी 2-3 साल से चेंजमेंट हुआ है। उससे पहले अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आने बहुत कम हो रखे थे, तो इतना बच्चे भी ध्यान नहीं देते थे कि ज्योग्राफी से 3 या 4 क्वेश्चंस आने हैं। 100 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से 3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे, तो क्यों ही इतने बड़े सिलेबस को हम मतलब खींच के चले कि इस पे भी इतना ध्यान दो। तो सब लगभग ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे, इग्नोर करके चलते थे। बट अब 2-3 साल से जो यूपीएससी ने अपना जो सिलेबस यानी कि जो क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो बदला है। बदलने में भी क्या किया है, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी ज़्यादा आने लग गए हैं, ये याद रखना। यूपीएससी में जो पहले बोलते थे कि यार फैक्ट्स यूपीएससी में काम नहीं आते हैं, बट भाई जो भी सुन रहे हो ये याद रखना, एनालिसिस करके ही बोल रहे हैं कि अब फैक्चुअल्स पर भी आती जा रही है यूपीएससी। क्वेश्चंस फैक्ट्स बेस भी बन रहे हैं। तो हम ये नहीं है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस को छोड़ के चलें। आप मान के चलो अगर थ्योरेटिकली क्वेश्चंस अगर 100 में से अगर 70 या 60 या 70 आ भी रहे हैं, तो आप केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करके ये मत सोचना है कि उसी से ही सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 60 क्वेश्चंस अगर वो दे भी रही है, 60 क्वेश्चन थ्योरी से दे रही है, चलो ठीक है, पर ये ज़रूरी थोड़ी ना कि आप 60 के 60 कर दोगे, क्योंकि वो ऐसे बनाती भी नहीं है। यूपीएससी है, कोई हलवा तो है भी नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप 60 के 60 कर दोगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए भाई थोड़ा सा फैक्ट्स पे भी ध्यान रखना कि फैक्चुअल पढ़ के जाओ, ताकि ये ना रहे कि हम 60 ही क्वेश्चंस पे लड़े थे इस वजह से रह गए, या कुछ भी जो भी है मैं बता रहा हूँ बस। के बाद अगला जो हमारा सेगमेंट, अच्छा जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। रब कर देता हूँ एक सेकेंड। जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक रहेगा, वो जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, इंडिया एन इंट्रोडक्शन, यानी कि एक सामान्य परिचय। इंडिया के बारे में जैसे हम देखते हुए चलेंगे कि इंडिया के साथ में कौन से देश बाउंड्री बना रहे हैं, भारत की जो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो कितनी है, कौन से अक्षांश पर है, कितने अक्षांश और देशांतर के बीच में लोकेट हैं। तो ये सब हो जाएगा हमारे जो इंडिया का जो सामान्य परिचय रहेगा इस टॉपिक में। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे जैसे हम देखते हुए चलेंगे जो हमारी फिजियोलॉजी है, यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, उसका जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम इससे अपने टॉपिक है उसमें कवर करेंगे कि जो उसका टाइम पीरियड है वो क्या क्या रहेगा। जैसे बोलते हैं हिमालय वगैरह की उत्पत्ति के बारे में, इसका टाइम पीरियड देखते हुए चलेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कौन से टाइम पीरियड में हो रही है। बोलते हैं धारवाड़ वगैरह, या आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा होगा कुड़प्पा, मतलब इस टाइप के वर्ड्स पढ़ते हो, धारवाड़ या हिमालय पढ़ते हो, ये इतना साल पुराना है, ये इतना साल पुराना है, ये कार्बोनिफेरस का है, ये फलाने फेरस का है, ये सब कुछ है। अगर आप लोग देखते हुए चलते हो फिर दिमाग में यही यार ये टाइम पीरियड कैसे याद करें। तो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट में जो ड्रिफ्ट थ्योरी रहेगी, जस्ट उसके बाद में एक बार पूरा टाइम पीरियड याद करवाया जाएगा। यानी कि ये जो दिमाग में है ना कि यार किसके बाद में कौन सा टाइम पीरियड है, एक बार पढ़ लिया ना उसके बाद में नहीं भूलोगे कभी भी कि जो हमारा टाइम पीरियड है जो टाइम पीरियड्स जैसे बटे हुए हैं उनको जैसे एक बार याद करवा दिए जाएंगे, फिर उसके बाद में तो तुम खुद ही कर लोगे कि हाँ अब तो मैं खुद कर लूँगा। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी रहेगी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें मेनली हम जो पढ़ते हुए चलेंगे मेनली रहेगा हमारा इसमें माउंटेन्स वगैरह, माउंटेन्स के अंदर ही हम पीक्स वगैरह भी देखते चलेंगे। लगभग हर स्टेट की पीक्स देखेंगे, हाईएस्ट पीक क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस वगैरह या एसएससी वगैरह, इनमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूपीएससी में हालांकि इतने नहीं आते, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एसएससी और पीसीएस और नेट जेआरएफ इनमें तो आते ही हैं। बाकी पीक्स वगैरह देखने के बाद में जो हमारे रहेंगे पासीज वगैरह रहेंगे कि पासीज वगैरह देखते हुए चलेंगे हम। फिर जो ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, हम जो रिवर्स वगैरह है उनके बारे में देखते हुए चलेंगे। अब जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब इतनी महत्वपूर्ण नदियाँ तो है ही, साथ में ये कॉमन भी हो रखी है, इनके नाम कॉमन है, लगभग सबको लोकेट भी करनी आती है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। अब जो भी
टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जो भी एजेंसी अब टेस्ट कंडक्ट करवाती है, उनको पता है कि बच्चे इस लेवल तक हैं कि अब उनसे अगर पूछ लिया जाए कि कावेरी कहाँ बह रही है, कृष्णा कहाँ बह रही है, गोदावरी कहाँ बह रही है, अगर इनको उत्तर से दक्षिण में भी लगाना आ जाए तो वो बता देंगे। यानी कि अब लोकेट भी करना हुआ है। तो अब उनका टारगेट क्या है, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, अब उन पर एजेंसी अपने क्वेश्चंस बनाना शुरू कर रही है। शुरू क्या कर चुकी है, मेनली क्वेश्चंस अब उन्हीं पर आते हैं। अब नहीं पूछते गंगा वगैरह के बारे में, ब्रह्मपुत्र वगैरह, उनकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हुए चलना है। ये हम देखते हुए चलेंगे ड्रेनेज सिस्टम के दौरान, सारी नदियों का देखेंगे हम। इसके अलावा हम देखेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जो जलवायु है, बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, क्यों है, इस वजह से बोला जाता है, देखते हुए चलेंगे। एक इसमें ये और बता दूँ कि जैसे हमारा इसमें और क्या रहेगा एक्स्ट्रा जो हम पढ़ते हुए चलेंगे। हम इसमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हम कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जो कोपेन का जो सिद्धांत है, कोपेन की जो थ्योरी है, उसको देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा हम थॉर्नवेट की थ्योरी भी देखते हुए चलेंगे। थॉर्नवेट ने किस आधार पर जलवायु का विभाजन किया। जैसे कोपेन का अगर एक बार हिंट दे देता हूँ मैं कि कोपेन का, जैसे हम देखते हुए चलेंगे ABCDE, जो ये लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है। एक तो लेते हैं कि कहीं का ये ऐसा कुछ बना रखा है उसने, ये DFH। अब दिमाग में नहीं जाता है कि DFH है क्या, ये तभी जा पाएगा जब हम कोपेन के जो क्लासिफिकेशन है उसको एक बार डिटेलिंग से पढ़ लेंगे। ये वैसे देखने में इतना हार्ड लगता है, जैसे काफ़ी दोस्त हैं वो यही बोलते हैं कि जैसे ये वाला सेगमेंट तो हम स्किप ही कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वैसे सच बताऊं तो इसमें से काफ़ी कम ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट क्या है कि किसी एग्ज़ाम्स में जैसे तुम बैठे और उसी में ही फंस गया और पढ़ के नहीं गए, और वही एक क्वेश्चन आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दे, दिक्कत तो होगी ना। तो हम ये रखेंगे कि ऐसा कोई सेगमेंट छूटे ना, कि ये रहे कि किसी क्वेश्चन की वजह से या किसी सेगमेंट की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सब कुछ देखते हुए चलेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज शुरुआत कहाँ से हो रही है, कहाँ लोकेशन है इनकी, मतलब कि जो मेनली जो स्टार्ट हुई थी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस भी देखेंगे, साथ में मिनरल्स वगैरह हम सारे देखते चलेंगे, कहाँ पे कौन सा मिनरल्स मिल रहा है, लोहा कहाँ मिल रहा है, मैग्नीशियम कहाँ मिल रहा है, एलुमिनियम कहाँ मिल रहा है, कोयला वगैरह भी देखते हुए चलेंगे हम। लगभग हर मिनरल्स को हम टच करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। एग्रीकल्चर अच्छा डिटेलिंग से, ग्रीन रिवोल्यूशन भी पढ़ते हुए चलेंगे इसके अंदर, ये नहीं है कि बस खाली एग्रीकल्चर। सॉइल हो ही गया, सॉइल वगैरह के बारे में हो जाएगा पूरा। इसके अलावा जो हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी है, ये सेगमेंट खत्म होगा। जैसे ये सेगमेंट खत्म होगा हमारा वर्ल्ड टूर शुरू हो जाएगा आप सब लोगों के साथ में। वर्ल्ड टूर करेंगे हम वर्चुअली, फिजिकली कोई वर्ल्ड टूर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई टिकट करवाऊँगा और हम कोई प्लेन वगैरह से कहीं पर जाएंगे। हमारा जो मेन मकसद है वो लास्ट तक यही रहने वाला है, हमें अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्रैक करना है, ये ना कि हमें कहीं घूमना है। ठीक है, एक बार एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाए उसके बाद में फिर घूमना फिरना लगा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड टूर शुरू कहाँ से करेंगे, हमारा जो शुरुआत रहेगा वो रहेगा नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका, उसके बाद में फिर अफ्रीका से यूरोप होते हुए ऑस्ट्रेलिया से एशिया के बाद में हल्का से एक बार अंटार्कटिका देखेंगे। बाकी एशिया के बाद में ही हम एशिया के अंतर्गत इंडिया पर आ जाएंगे। अंटार्कटिका के बारे में बस थोड़ा सा बताना है कि इसकी जो नदियाँ वगैरह है अंटार्कटिका पर, सबसे लंबी नदी कौन सी है, लेक्स वगैरह कौन सी है, तो बस इसके बारे में थोड़ा ही रहेगा, 5-7-10 मिनट का टॉपिक है ये। बाकी हम इनको बिल्कुल अच्छे से डिटेलिंग करते हुए चलेंगे। अब ये और देख लेते हैं कि हम इनमें पढ़ते हुए क्या चलेंगे। जो पासेज वगैरह है, पासेज जो स्टेट्स वगैरह, ये सब कुछ तो हो ही जाएगी जब हम वर्ल्ड टूर करेंगे। इसके अलावा जो मेनली हम जिस पर ध्यान देंगे वो हमारी रहेंगी रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेटू, लेक्स, डेजर्ट। अब जैसे ये हो ही गया सी, स्ट्रेट, पैसेज, ये सब हम देखते हुए चलेंगे। जैसे हम ये समाप्त कर देंगे, हमारा जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, जो हमारी यात्रा है, उनके साथ समाप्त हो जाएगी। जो नेट जीआरएफ की तैयारी नहीं कर रहे, जिनकी तैयारी केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, वो भी एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी, इससे रिलेटेड जो नेट जीआरएफ है उसके लिए आगे हम क्या करेंगे। इसके अलावा जो मैंने बोला था कि 60 से 65% तो हम कवर कर लेंगे नेट जीआरएफ के लिए, जो 30 से 35% बच जाएगा उसको हम अलग से कवर करेंगे इसी चैनल पर। बट वो हम सबके साथ में नहीं करते चलेंगे कि जैसे केवल नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम्स के लिए हम यूपीएससी वाले, मतलब कि यूपीएससी वाले बच्चे भी उसी को पढ़े, जबकि उनका कोई काम ही नहीं है।
एसएससी वाले पढ़े, उनका कोई मतलब नहीं है इससे, ना पीसीएस वालों का कोई मतलब। जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी हुई है, जिस एग्ज़ाम के लिए जो डिसाइड कर रखा है सिलेबस, हम उसी के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ते चलेंगे। ये थोड़ी ना है यूपीएससी में लिख ये चीज़ रखा है और हम ज्योग्राफी में थिंकर्स पढ़ के जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस ही नहीं आते, फिर हम पढ़ के ही क्यों जाएँगे? थिंकर्स आते हैं, नेट जेआरएफ में आते हैं, पढ़ते हुए चलेंगे। अर्बन ज्योग्राफी वगैरह आती है, पढ़ते हुए चलेंगे। रूरल सेटलमेंट वगैरह, पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे हम सारी। ये सब कुछ हम नेट जेआरएफ में करते हुए चलेंगे। यानी कि जो हमारा नेट जेआरएफ का रहेगा, उसकी जो यात्रा है, वो थोड़ी और आगे चलेगी। और मेन फोकस यही रहेगा, जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, जो अभी तक का यहाँ तक जो डिसाइड हुआ है, वो हमारा समाप्त हो जाए दिसंबर तक आते-आते, ताकि जिसने अभी नया-नया एडमिशन लिया हो अपनी पीजी के कोर्स में, वो बच्चे भी कम से कम इतना इस लेवल पर आ जाए कि कम से कम जाके एक बार नेट जेआरएफ वाले एग्ज़ाम में जाके एक बार हल्की सी फाइट कर पाए। हालाँकि जब तक 100% ना हो, तो ये तो एक मन में एक भ्रम रहता ही है कि यार हमारा होगा या नहीं होगा। बाकी 60-65% में जाओगे तो थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा ये महसूस करोगे कि यार मेरी तो पूरी तैयारी भी नहीं है, मैं आ गया तो कैसे ये एग्ज़ाम्स मैं कैसे क्लियर करूँगा? तो ये तो रहेगा, बट कोशिश यही रहेगी कि हमारा ये यहाँ तक हो जाए कि 60-65% में एक बार जाके तुम नेट जेआरएफ का एक बार एग्ज़ाम जाके एक बार देख आओ कि कैसा रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, कम से कम फाइट कर पाओ। दूसरी बात, जो अभी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, उन्होंने थिंकर्स वगैरह पढ़ रखे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। ये गारंटी है, आप लोगों ने जो पढ़ा है, अगर उससे अच्छा ना पढ़ा दे, उससे ज़्यादा कंटेंट ना प्रोवाइड करवा दे, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेज छोड़ सकते हो, आप अपने कमेंट छोड़ सकते हो कि आप जो ये दावा कर रहे हो, आप ये झूठा दावा कर रहे हो। पहली बात, विद्यादीप एडवर्स जो चैनल है, झूठे वादे पर नहीं चल रहा। जो भी किए हैं वो सही करेंगे और आगे आप धीरे-धीरे देखोगे। बाकी आप अगर क्लास कर रहे होंगे नीलेश सर की, तो आप देख ही रहे होंगे कि सर अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ में पढ़ा रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप वो क्लासेस कितनी देख रहे हो या नहीं देख रहे। आपने अगर देखी होगी तो एक बार क्लास के बाद में जो क्वेश्चंस दिए जाएँगे, तो उसको एक बार करने की कोशिश करना, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको उठा के देखना कि वो आपसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। अब कई बार दिमाग में यही आता है, यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नोट्स बना रखे होंगे, तो भाई ठीक है, अगर यही लगता है ना, तो एक कोई एग्ज़ाम्स अभी जो नज़दीक हो ना, उसको आ जाने दो, क्योंकि उससे पहले तो ये सब्जेक्ट वगैरह जो हमारे जो सिलेबस है वो कवर हो ही जाएगा। उसके बाद में जो एग्ज़ाम्स आएँगे उसमें देख लेना, हमारे मतलब जो हम पढ़ाएँगे उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपना पूरा ये सिलेबस जो हमने कवर कर रखा है, टॉपिक्स तैयार कर रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी चीज़ें जो आ सकती है या आई हुई है, लगभग सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स के अंदर यानी कि कंटेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। चलो ठीक है, वैसे अपनी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है, बट एक बार मैं ये और बता दूँ कि जैसे जो हमारे दिमाग में अभी अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, नेट जेआरएफ वगैरह इन सबको एक साथ ही एक ही बैच में, तो क्वेश्चंस वगैरह इनके अलग लेवल के आते हैं, हमारे अलग लेवल के आते हैं, तो हम कैसे करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। एक बार क्वेश्चंस देखो। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम करो। अरेंजमेंट करना है, सबसे नीचे कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, ऊपर कौन सा, सबसे ऊपर कौन सा आएगा, ऐसे हुए करते हुए चलना है। यूपीएससी के आईएएस में 1998 में क्वेश्चन आया, हालांकि है पुराना, बट है तो एक यूपीएससी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन। तो ये तो नहीं है कि वो उस टाइम पे हल्के क्वेश्चन पूछ रही थी, यानी कि उस टाइम पे यूपीएससी का कोई इतना रुतबा नहीं था। क्वेश्चन तो उस टाइम पे भी अच्छे बनाती हूँ, बट क्वेश्चन का स्तर देखना। ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय गैस प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का प्राथमिक संघटक है? जैसे ही हम इन्वायरमेंट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो जो हमारे पोल्यूशंस वगैरह हैं, जो पोल्यूशंस का जो टॉपिक है, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा 10 या 12 मिनट के अंदर अंदर ही इस क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। बाकी बार ट्राई करना, बताने का तो मैं बता दूँ, इसका चलो मैं बता ही देता हूँ आंसर ओजोन होगा। बट अपनी तरफ से भी देखना कि किस हिसाब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं और किस हिसाब से हमारी जो तैयारी चल रही है, वो भी एक बार इन क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगी कि आपकी जो तैयारी का स्तर है वो क्या है। जो ये क्वेश्चन से है, ये क्वेश्चन शायद नेट जेआरएफ में, हाँ 2022 के जो दिसंबर में हुआ था नेट जेआरएफ, उसमें क्वेश्चन आया था। देखो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने अभी यूपीएससी का जो देखा था क्वेश्चन 1998 में आया था, 1998 में जो क्वेश्चन आया था, उसी का ही क्वेश्चन, उसी का ही नहीं मतलब उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। ध्रुवीय क्षेत्रों, मध्य अक्षांश और भूमध्य रेखा के ऊपर ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई है वो किलोमीटर में
बताना है, यानी कि उसका सही क्रम क्या रहेगा। यानी कि जो ये अर्थ है, भूमध्य रेखा, यहाँ पे पोलर एरिया, ये मध्य अक्षांश। अब इनके बारे में बताना है कि यहाँ से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो क्षौमंडल की ओर जाएंगे तो जो ये डिस्टेंस है पृथ्वी की सतह और क्षौमंडल के बीच में, ये कितनी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही पता होना चाहिए ना कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ होती है। और जब हम भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाते हैं या पोल की तरफ से भूमध्य की तरफ आते हैं तो जो इनकी ऊंचाई है, जो उनके किलोमीटर की जो ऊंचाई है, उसमें क्या होता है, क्या चेंजमेंट होता है, बढ़ती है या घटती है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम इस क्वेश्चन को देख पाएंगे। देखेंगे आगे। बस मेरा तो आज यही मेन टारगेट यही है कि एक बार आपको ये बता दिया जाए कि कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चंस ओवरलैप होते रहते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चंस नेट जेआरएफ में भी आ जाते हैं, सेम एज इट इज नहीं आते, थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा के आ जाती है या किसी एक स्टेटमेंट को उठा लेते हैं, या नेट जेआरएफ के यूपीएससी में आ जाते हैं। यूपीएससी की कुछ सीधी लाइन तो पीसीएस वाले सीधे सीधे पूछते हैं उनके। मैं जब हम क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर वाले, उसमें हम देखेंगे कि कैसे यूपीएससी के डायरेक्ट एक लाइन कोई भी पीसीएस उठा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम। अब ये क्वेश्चन देखो, जो हमारी क्लाइमेटोलॉजी की जो शायद फर्स्ट क्लास में नहीं सेकंड क्लास में जब हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा हीट बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, सिंपल सा। अब ये मैंने उस टाइम पे बोला था कि जैसे एसएससी में शायद यहाँ से सवाल ना आए, बट नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है ये 2022 के दिसंबर वाले एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अब आप देख लेना कि आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो। बाकी एक दो क्वेश्चन ये रहे, निम्न में से कौन से जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। जब हम पढ़ते चलेंगे ग्रासलैंड, वेटलैंड, डेल्टा, फॉरेस्ट, जब हम इन सबको डिटेलिंग से कर लेंगे तो ये वैसे ही क्वेश्चन आप कर दोगे कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। उसके अलावा मेनली जो क्वेश्चन दिखाना था मुझे, चलो ये तो कर ही लेंगे हम सब। क्वेश्चन से देखते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन देखते हुए चले। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस, मतलब कि जो माउंट सेंट हेलेंस जो ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है। अब ये देखो, ये आईएएस में 2005 में क्वेश्चन आया था। अब ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन एसएससी में नहीं आते, पीसीएस में नहीं आते? अगर नहीं आते तो ये यूपी पीसीएस प्री 2005, यूपी पीसीएस मेंस 2014, इसमें मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? इस टाइप का ही क्वेश्चन है या नहीं है? क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, एसएससी वाले क्वेश्चंस भी दिखा दिए जाएंगे, एक बार बस वेट करो। जैसे एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, बैथोलिथ एक प्रकार की भू आकृतियाँ हैं जिनका निर्माण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? बैथोलिथ। अब ये क्वेश्चन आया एसएससी सीपीओ, मेरे ख्याल से किसी ने उम्मीद शायद उस टाइम पे जो तैयारी कर रहे होंगे नहीं की होगी कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, बट आ गया। अब जो वोल्केनिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो भी जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, अभ्यंतरिक जो संरचना है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, बैथोलिथ। अब ये देखते हुए चलेंगे कि जो बैथोलिथ है वो एक प्रकार की ज्वालामुखी संरचना है जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाई जाती है। तो ये चीज़ें भी जैसे आ जाती है, कई बार एसएससी भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेती है, क्योंकि उनके पास में भी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते होंगे, पीसीएस वाले उठा लेते हैं वहाँ से भी। तो ऐसा नहीं है, ओवरलैप हर जगह पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे माउंट रेनियर, एटना, पेरिकुटिन और ताल ज्वालामुखी हैं, कौन से देश में है? इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। हालांकि है पुराना, आईएएस में 1999 में आया था, बट बस क्वेश्चन दिखाने का सिंपल सा एक जो मेरा मकसद था वो यही था कि ये बता दिया जाए कि ये नहीं है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं केवल उसी से स्पेसिफिक होकर ही पढ़ाई करूँगा या करूँगी तभी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज के दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हर एजेंसी अपनी तरफ से नए नए क्वेश्चंस भी क्रिएट कर रही है, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो आपको भी अपनी तरफ से अपडेट होना पड़ेगा, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा ओवरव्यू वाली क्लास है वो समाप्त होती है। बाकी मैंने ये सब कुछ बता ही दिया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्लासेज जो स्टार्ट होंगी 1 सितंबर से अपनी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 1 सितंबर 2023, याद रखना। तो दोस्तों तब तक बने रहो विद्यादीप एडवर्स पर, और आप सभी का दोबारा से हार्दिक धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना साथ दिया और इस चैनल के साथ जुड़े रहे हो, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपनी जो पहली क्लास है उसमें 1 सितंबर को। धन्यवाद दोस्तों।